विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत मजबूत ऑफ इंडिया, और इन्होंने बहुत मुश्किलें देखी हैं लाइफ में। शादी बोलते हैं ना, एक सेटलमेंट होता है और आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। इंडिया में बहुत वी लुक फॉरवर्ड फॉर दैट सेटलमेंट कि शादी फिक्स हो गई, शादी हो गई तो मतलब सब कुछ मिल गया, या फिर बहुत कुछ आपकी लाइफ में सेटलमेंट आ गया। इनके साथ शायद उल्टा हुआ, और शादी के बाद से जो उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में, जो अपहीवल टास्क देखा, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप इसलिए शादी नहीं करते हो कि इतना कुछ देखना पड़ेगा। शादी होती है, बच्चे भी होते हैं, और जब शादी में डिफिकल्टीज आती हैं तो उसको डील करते हुए और बच्चों को पालना, अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं तो उनको डील करना, एंश्योर करना कि बच्चों की ग्रोथ पड़े। पर इन सब के लिए आपको पैसा भी चाहिए होता है। आप वर्किंग हो या कंडीशंस ऐसी है कि आप एजुकेटेड हो पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, ना पॉसिबल है, डिफरेंट पोस्टिंग्स पे अपने हस्बैंड के साथ जाते हो। सोसाइटी कैसे लेती है इन चीजों को? किस तरह से सोसाइटी आपके संग सपोर्ट सिस्टम बन के आती है, या सोसाइटी एक स्ट्रेंजर हो जाती है? आप बिल्कुल अकेले छूट जाते हो, या आपके साथ लगता है कि हाँ लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है तो क्या हो, मैं सफर कर रही हूं तो क्या हो, बट मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, या आप पूरी भीड़ में अकेले हो जाते हो। ये बहुत सारे पहलू हैं, और इनको जब एक महिला डील करती है, जब वो उनके संग फाइट आउट करती होती हैं, तो ग्रोथ कैसे इंश्योर किया जाए, ये कैसे इंश्योर किया जाए कि जिंदगी चलती रहे, बढ़ती रहे आगे, कितनी मुश्किलों से निकलना पड़ता है, और कहां कहां आप बार बार उठते हो, कैसे अपने आप को उन सब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में एम्पावर करते हो, हारते नहीं हो। जीतना भी, कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं जो ये समझाता है कि अच्छा ये सब हो सकता है आपके साथ और इनको ऐसे डील किया जाता है। तो आप वो सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हो, फर्स्ट हैंड ऑन योर ओन सीखते हो। बड़ा अच्छा होता है कि अगर साथ में आपके एक समाज जुड़ जाए, सपोर्ट सिस्टम जुड़ जाए, फैमिली का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, सिस्टम का। अगर वो सब ना हो, और फिर भी कैसे डील करते हैं, तो आज ये बताएंगी। क्योंकि इनका कोर्ट केस चल रहा है तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनको अपने आप को बताने में, अपना नाम बताने में, बाहर आने में कोई किसी भी किस्म की झिझक है, पर केवल क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये सब बात करने का मकसद है, बहुत सारी हमारे साथ विमेन ऐसे होंगे जो सफर करती होंगी, इन सब दौर से निकलती हैं, या जिन्होंने झेला है, क्या वो निकल पाई हैं, क्या वो सक्सेसफुली डील कर पाई, इनसे कुछ सीख सकती हैं, तो क्यों ना सीख लिया जाए। और उन सारे मैन को जो विमेन की लाइफ को इतना मुश्किल कर देता है, उनके लिए भी एक लेसन होना चाहिए इनको सुनने से, कि अगर थोड़ा सा ढंग से चला जाए तो हम एक दूसरी लाइफ को आसान करते हैं, बच्चों की लाइफ को आसान करते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जीने देते हैं। तो आपको मैं हैंड ओवर कर रही हूँ, आप बताइए, आप बात करिए अपने बारे में, और मैं भी बहुत उत्सुक हूँ आपसे समझने में, सीखने में, आपकी उन सब लड़ाइयों से, आपकी उन सब जीतों से जो आपने इन सब चीजों के साथ झेलते हुए भी करा, जिस तरह से आप बाहर निकली। तो आइए, आपका मंच, और आप बात करिए। जी, थैंक यू शोभा जी। सबको नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आपके फोरम में आकर बोलने से मुझे एक सेंस ऑफ रिलीफ भी होता है कि आज मैं अपनी फेलो विमेन सफरर्स, सर्वाइवर्स, फाइटर्स के साथ कुछ जुड़ तो सकी और बात तो कर सकी। तो मैं आज ये अपने लाइफ में बहुत सारे मेरे मुद्दे उठे, और डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस के सफर में बहुत तरह तरह के मेरे को एक्सपीरियंसेस हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं समझती हूँ एज अ मदर, जो मुझे भोगना पड़ा और जिससे उभरना पड़ा, वो रहा बच्चों का हित कैसे इस पूरी सिचुएशन में सिक्योर किया जाए। ये ना हो कि जस्टिस की लड़ाई में
या घरेलू हिंसा को झेलते झेलते इन बच्चों का जीवन खराब हो जाए। मेरे पास मुझे हेल्प कहीं से भी नहीं मिली, क्योंकि सब जगह से यही अजम्पशन आगे आती थी कि ये मियाँ बीवी का आपसी झगड़ा है, बच्चों को तो इन्वॉल्व उनको क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये एक अजम्पशंस थे। लेकिन ये सब मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि मेरी शादी जब हुई तो उसके 2-2.5 महीने बाद ही हमारी मेक्सिको पोस्टिंग हो गई। हमारी मेक्सिको पोस्टिंग हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड फॉरेन सर्विस में हैं और मैं एक डिप्लोमेटिक स्पाउस बन गई। कहने को तो ये रुतबा बहुत बड़ा था, लेकिन हमारे लिए ये एक्सपीरियंस, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस कंप्लीटली चिराग तले अंधेरे वाला एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि जब बाहर का समाज हमें देखता था तो हमारे लाल पासपोर्ट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी लेविश पार्टीज जो हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया देती है, और हम लोगों को वहां पर अपने को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है, इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स में खाना सर्व करना पड़ता है, बड़े बड़े गेस्ट को हमें होस्ट करना पड़ता है, तो हमारी जिंदगी उस तरह से देखी जाती है। और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है कि मेरे को कोई सहेली, कोई फ्रेंड बहुत मुश्किल से वहां मिल पाती थी कि मैं किसी को घर जाके, किसी के घर बेल बजाकर रोते रोते ये नहीं कह सकती थी कि मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे सामने था कि इंडिया का केस बाहर आ जाएगा, एम्बेसी में तहलका मच जाएगा, जॉब चली गई तो मेरे बच्चे का इलाज जो चल रहा है वो कैसे होगा। मेरा एक बच्चा स्पेशल नीड्स है, मेरे ट्विन्स हैं, और एक स्पेशल नीड्स है और दूसरा बच्चा नॉर्मल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मेरे आगे इन दोनों बच्चों को लेकर ये जो एक अब्यूज का असर पड़ा, कैसे मैंने उनको इससे बचाया। लेकिन हम लोग को उस सफर में चोट भी बहुत लगी, क्योंकि ये नॉर्मल चाइल्डहुड या नॉर्मल मदर चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता है कॉन्स्टेंटली अब्यूज से स्ट्रगल करने का। तो बहुत हम 2007 में बच्चे 7 साल के हो गए, हमारी पोस्टिंग स्विट्जरलैंड में हुई। तो मैं जब स्विट्जरलैंड में थी तब मुझे ये डर लगने लगा कि अब मेरे बच्चों को काफी इस चीज के बारे में ज्ञान हो गया कि हमारे घर में क्या हो रहा है, और ये कभी ना कभी तो मुझसे पूछेंगे। एक दिन 2008 क्रिसमस डे पे मेरे बच्चे दोनों मेरे पास आए और मुझे पूछते हैं कि मम्मा, हमको आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, एक सवाल है हमारा। तो मैंने कहा हाँ बोलो। और बोलते हैं मम्मा, वी वांट टू आस्क यू, मुझे इंग्लिश में पूछा इन लोग ने, व्हाई इज आवर फादर सो बैड। उस समय एकदम मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मुझे लगा कि ओ, जो बात मुझे इतनी गहराई से इतने पहले दिन से पता थी, इन बच्चों को भी समझदारी से आर्टिकुलेट करनी भी आ गई, आज उन्होंने इसका सवाल उठा दिया। दैट्स व्हेन आई थॉट दैट मुझे इन बच्चों को उतनी हिफाजत देनी है जितनी मुझे जरूरत है, और समाज समझे चाहे नहीं समझे, मुझे और लड़ाई इनके हित के लिए जीतनी पड़ेगी। तो मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक बात कही कि यू हैव अ बैड फादर बिकॉज ही इज गॉड सेंड। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान ने हमें गंदा फादर दिया। तो मैंने कहा इसलिए दिया क्योंकि भगवान आपसे बहुत प्यार करता है और आपको सच्चाई और बुराई में फर्क बताना चाहता है, कि तुम्हें कभी भी किसी से धोखा ना हो, तुम्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है। इससे ज्यादा या इससे कम मैं उनको कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि वो खुद देखते आ रहे थे हमारे घर में क्या होता है। तो उस अब्यूज की डिटेल्स में जाए बिना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों पे कैसा कैसा असर हुआ। तो होता क्या था कि हमारा एक बच्चा जो है, जो चलने में जिसको तकलीफ है, प्रीमेच्योर हुए थे मेरे ट्विंस को, चलने में तकलीफ है, उस बच्चे को लेकर मेरे हस्बैंड का एटीट्यूड ये रहा कि उसका तिरस्कार करना। हालांकि वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर जगह अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसका तो वो तिरस्कार करता था, उसको तंग करता था और बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता था। लेकिन जब जब दूसरे बच्चे को ट्रीट करने का सवाल आता था, तो विदाउट एनी राइम और रीजन, जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसको मान लीजिए वो ऊपर चढ़ा देते थे कि तुम तो अपने आप चल फिर सकते हो, तुम तो अपना काम कर सकते हो, तो तुम सुपीरियर हो, वो इंफीरियर है। ये बच्चों की साइकोलॉजी के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। ये एक, जैसे कहते हैं ना कि हम मंथन हो तो अमृत मंथन करते हैं, लेकिन इस तरह का डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस में जो ये मंथन होता है, ये एकदम विष का होता है कि
आपने एक बच्चे को तो एंजल बना दिया और दूसरे बच्चे को डेमन बना दिया, और दोनों बच्चों को कह रहे हैं कि एक दूसरे को उस नजर से देखें। तो मुझे लग रहा था कि हर तरह से इनका रिश्ता भी, जो इतने ट्विन्स हैं, इतने आपस में जुड़े हुए हैं, वो उनके रिश्ते को भी एक बहुत अब्यूजिव तरीके से, इमोशनली अब्यूजिव तरीके से उनका उस पर असर पड़ रहा है। तो ये इतना बड़ी बात बनी कि कुछ दूसरे बच्चे में, जो हमारे जो स्पेशल नीड्स नहीं था, उसमें इस तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स आए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना। और मैं ये मान नहीं सकती थी कि हम किस पोजीशन में हैं, किस स्टेटस में हैं, रेड पासपोर्ट होल्डर्स हैं, डिप्लोमेटिक लाइफस्टाइल्स हैं, और एक बच्चे के साथ मैं ये जूझ रही हूँ कि मुझे बार बार बताना पड़ रहा है कि आप चोरी नहीं करो, आप झूठ नहीं बोलो। और जब मैं ये बता रही हूँ तो जो फादर हैं वो आके ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी गलत कह रही है, ये गलत है, ये हमारे घर की नौकरानी की तरह इसको ट्रीट करो, उसको ऐसे कहते थे। तो जो बच्चे का एक परसेप्शन होता है वो बिगड़ता जा रहा था। मैंने उस चीज से अपने को निकालने के लिए डिसाइड किया, जब बहुत हो गया, कि नहीं, मुझे इन बच्चों के वेलफेयर के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और जो इनके मन, अंतर मन में जो डैमेज ला रही है मेरे हस्बैंड की अब्यूज, उसके लिए मुझे काउंसलर सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो इस बात पे मेरे हस्बैंड और भड़क गए, क्योंकि उनका ये रहा है कि वो जो मर्जी घर में करें, जैसा मर्जी करें, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर हमारी किसी की भी जरूरत भी हुई ये बात पब्लिक डोमेन में लाने की, तो वो अपनी पावर इस्तेमाल करके हमारा बहुत बुरा हश्र करेंगे। और उसको अब स्विट्जरलैंड में काउंसलिंग सर्विस से ये डर था कि वो इनके हाथ में नहीं है। वहां पर बहुत ही प्रोटोकॉल के से इस चीज को निभाया जाता है कि अगर कोई पेरेंट अपने घर की समस्या लेके आता है बच्चे को लेके, तो उसको फुल अटेंशन मिलती है। डॉक्टर किसी की पोस्ट से या पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर को ऊपर कर दिया जाता है और पूरी सुनवाई होती है। तो मेरे हस्बैंड ने इतना तंग किया हमको, जाने से पहले भी 5-6 महीने तो मेरे को ये स्ट्रगल में लग गए, क्योंकि वो बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया को सबको पता चल जाएगा। मैंने कहा क्यों पता चलेगा, कि हम काउंसलर के पास जा रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जा सकती हो तुम, सबको पता चल जाएगा, हमारी बदनामी होगी। मैंने कहा तो बच्चे को तो समझाना है ना, ये बात बदनामी से बड़ी है कि बच्चा उभरे, उसको पता चले कि जिंदगी क्या होती है। वो बोलते नहीं, हमारी एम्बेसी में बिल आएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर सबको पता चल जाएगा। तो मेरे लिए डबल ट्रबल हो गया। ये मेरे लिए एक चक्रव्यूह बना कि हमारी कोई भी मेडिकल अगर हमारी कंडीशन है एज एन एम्बेसी फैमिली, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा वो बिल, और पूरी एम्बेसी में उसके चर्चे होंगे, वेदर इट इज प्रेगनेंसी रिलेटेड, वेदर इट इज गाइनी, वेदर इट इज एनीथिंग पर्सनल। एक तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये हो गया कि तुम बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के पास लेके नहीं जा सकती। तो मेरे सामने दो ही रास्ते थे। मैंने कहा ठीक है, हम एम्बेसी का रूट से जाएंगे ही नहीं, हम पर्सनली सस्टेन कर लेंगे, साइकाट्रिस्ट के पे हम खुद देख लेंगे, 4-5 सेशंस होंगे, हम खुद झेलेंगे, हम खुद दे देंगे पैसे। तो उन्होंने पैसा देने से भी साफ इनकार कर दिया। तो मेरे सामने बगावत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं अपना सोशल सिक्योरिटी कार्ड लेके साइकाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया और अपने बच्चे को लेके वहां गई और उनको बताया कि ये हो रहा है। यही नहीं, जब जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं जा रही हूँ, तो उनको भी कॉल आया और मैंने कहा कि वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करके हमारे साथ घर में टॉर्चर भी करते हैं और हमें ये भी कहते हैं कि पूरी एम्बेसी उनके साइड में है, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी, उनकी बहुत प्रिविलेजेस हैं। तो मुझे वहां के साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि बच्चों की इमोशनल, किसी तरह के भी फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल अब्यूज को लेके हम लोग के लॉज बहुत टाइट हैं, और हम अगर बुलाएंगे तो उनको आना पड़ेगा, ये स्विट्जरलैंड का रूल है। तो एक तरफ से तो पार्शियल विन ये हुआ दैट द साइकाइट्रिस्ट एंड सोशल काउंसलिंग सिस्टम वाज वेरी स्ट्रांग ओवर देयर। मैं दूर थी अपनी कंट्री से, मेरे पास अपने नहीं थे, पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, पर उसके बावजूद भी कम से कम उस कंट्री में जहां थी उसका एक मेरे को महत्वपूर्ण पॉइंट ये पता चल गया कि बच्चों को हक को लेके वो एडवाइस देंगे। तो जब उसकी काउंसलिंग शुरू हो गई और हमको छोटी छोटी बातों पर मेरे को राय दी गई कि अगर ऐसा हो रहा है बिहेवियर में तो ये कीजिए, आपके घर में ये इसलिए प्रॉब्लम बन रही है कि दोनों पेरेंट्स को हम दीवार मानते हैं फैमिली लाइफ में। एक दीवार, इट्स लाइक अ बाउंड्री लिमिट, और जो बच्चा होता है वो बॉल होता है, वो एक बॉल से टकराता है, दूसरे के पास पहुंचता है, दूसरे से टकराता है तो पहले वाले पे जाता है, और दोनों
ऐसे करते करते जब बाउंड्री बनाते हैं, लिमिट में बच्चे का जीवन व्यतीत होता है। लेकिन आपके घर में क्योंकि एक अब्यूजिव कॉन्टेक्स्ट है, तो आपके घर में एक वॉल कंप्लीटली मिसिंग है। एक बच्चा जो आपका स्पेशल नीड है वो टोटली आप पर रिलायंट है, इसलिए वो नॉर्मल बिहेवियर में रह रहा है, बट द अदर पर्सन, जो दूसरा बच्चा है, ही इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फादर हु इज अब्यूसिव, बिकॉज वो कोई बाउंड्री है ही नहीं, वो जो मर्जी करने उकसाया जा रहा है उसको, और वो एक्चुअली तो आपको तंग करने की तरकीब है। तो इस बात पर भी मैं बहुत हैरान हुई कि हाउ कैन इट बी कि एक फादर जो होता है अब्यूजिव वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता, दोनों ही बच्चों को डैमेज करने की भी सोच रहा है, और उसके बावजूद भी लोग हमको यही कहेंगे कि मियाँ बीवी का झगड़ा था। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है जबकि वाइफ और चिल्ड्रन दोनों उसकी लपेट में आ गए? कि मियाँ बीवी का झगड़ा जो है इसको कैसे कहा जा सकता है? यही नहीं, मेरे को तोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने अब मेरे बच्चों के सामने और सबके सामने ये कहना शुरू किया, मुझे बदनाम करना शुरू किया कि ये तो सौतेली माँ की तरह बिहेव करती है, उसको पागलों के डॉक्टर के पास ले गई है। सबसे आसान तरीका था मेरे इतने बड़े एंडेवर को मिट्टी में मिलाने का कि उसको बदनाम कर दो, उसको बुरी नजर से देखो, और बच्चे का भी कॉन्फिडेंस तोड़ दो कि ये गलत हो रहा है, उसको ये बताने लगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारी माँ ही गंदी है। मैं फिर साइकाइट्रिस्ट के साथ जो हमारा सेकंड सेशन हुआ, मैंने उनको बताया कि मेरे को इतनी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है जो घर में, उसके साथ एक मेरी ये मुसीबत हो गई है कि मैं अपने बच्चे को काउंसलिंग के लिए, उसकी जीवन संवारने के लिए ला रही हूँ। अभी बहुत छोटा है वो बच्चा, संभल भी जाएगा, तो मेरे पर ये तोहमत और इल्जाम लगाई जा रही है बच्चे के सामने और सरेआम, और मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है घर में। तो मेरे को साइकाइट्रिस्ट ने कहा कि अगली बार अगर तुम्हें कोई कहता है, तुम्हारा हस्बैंड या उसकी फैमिली में से, तुम्हारी अपनी फैमिली में से, कि तुम बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के पास लाने से एकदम उसकी सौतेली माँ की तरह बिहेव कर रही हो, तो तुम पलट कर सबको यही कहो, हाँ हाँ मैं सौतेली माँ हूँ, उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं दुनिया की सबसे अच्छी सौतेली माँ हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के हित के बारे में सोच रही हूँ जो तुम लोगों में से कोई सोच नहीं रहा। तो बहुत दुखदाई था ये, क्योंकि मेरा और उस बच्चे का, हमारा आपस का रिलेशनशिप भी थोड़ा बिटर हुआ, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं इसको बचा रही हूँ, इसको संवार रही हूँ, ताकि आने वाली कल में उसको कोई रिपेंटेंस ना हो, उसको ये ना हो कि उस पर काम नहीं हुआ और उसका जीवन स्मूथ चले। दिखाना बहुत जरूरी था, रोशनी डालना बहुत जरूरी था कि छोटी छोटी चीजें जो भड़कावा दे रहे थे मेरे हस्बैंड, इतनी सीनियर और पढ़े लिखे होने के बावजूद, एक आईएफएस ऑफिसर होने के बावजूद ये भड़कावा दे रहे थे कि झूठ बोलो, चोरी करो, तुम्हें तो डिप्लोमेटिक प्रिविलेज है, किसी की नहीं सुनो, और मेरे जो स्पेशल नीड बच्चा है उसको बुली और मारने का भी भड़का रहे थे। दैट्स व्हेन आई हैड थॉट कि नहीं, इनको, मुझे अपने बच्चों को एक सुपीरियर गाइडलाइंस देनी पड़ेंगी, एंड वो भी प्रोफेशनल। ये बात नहीं बनेगी क्योंकि फादर की तरफ से तो बिल्कुल चौपट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एनीवे, so that was a big fight, but at the same time बच्चे मेरे बड़े हुए, टीनेज में भी पहुंचे, 11-12 साल के भी जब हुए, तो जब उनको सारी समस्या समझ आने लगी, और हम कभी फैमिली के फ्रेंड्स को जब स्ट्रेंथ अपनी बटोर कर, करेज बटोर कर बताने की भी कोशिश करते थे, तो सब लोग हंसते थे, अरे नहीं नहीं नहीं, आप मेरे हस्बैंड का नाम लेके आप तो साहब के लिए ऐसे ही कह रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, वो तो इतने अच्छे इंसान है, सबसे इतना अच्छा बोलते हैं, पार्टियों में ऐसे हंस हंस के मिलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको गलती लग रही है। और कुछ तो ऐसा भी होता था कि आके हमें ही उल्टा कह देते थे कि आप लोगों में ही कोई कमी होगी, वो तो परफेक्ट है। तो बाद में मेरे बच्चे और मैंने, हम लोग बहुत अपने आप को समाज से एकदम जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे। वी यूज्ड टू थिंक कि कोई समाज है ही नहीं दुनिया में, क्योंकि, और आई विल से दिस इन माय चिल्ड्रंस वर्ड्स, उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा ये कैसे लोग हैं, ये हमारी कहानी हमें ही अपनी जबानी में सुना देते हैं। So this is the worst thing that happens to victims and even survivors of domestic violence and abuse, कि उनकी स्टोरी लोग अपनी कथनी में बताते हैं, और उनकी जो असलियत है वो किसी आने ही नहीं देते सामने, अपनी इंटरप्रिटेशंस के साथ बताते हैं, ऐसा होता होगा तभी ना ये गंदे हैं, वो उसकी वाइफ पढ़ी लिखी ज्यादा है या मॉडर्न होगी, या इसलिए, मतलब तरह तरह का उसको मियाँ बीवी का झगड़ा देना। और यहाँ तक कि बच्चों को बचाने का जितना भी मेरा एंडीवर था, बजाय इसके कि मुझे कोई उसका
शाबाशी मिले या कोई कहे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। बहुत क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला, जो मुझे हर पोस्टिंग में देखते थे। हम मैक्सिको में थे, फिर हम अर्जेंटीना में थे, फिर हम स्विट्जरलैंड में भी गए, फिर घाना में भी गए, जहां जहां जो बहुत क्लोज थे वो अभी भी हमारे साथ टच में और बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से समा बांधा एक दूसरे के साथ और तुमने ये अपना वक्त निपटाया। एंड वी आर अपॉल्ड कि तुम्हारी जस्टिस की लड़ाई इतनी बड़ी और इतनी लंबी हो गई, जो साफ साफ जाहिर तौर पे भी आपको जस्टिस नहीं मिल रहा। इतना सिंपल केस है, बच्चे हैं, उनका हित डैमेज हुआ है, आपका हुआ है, फिजिकल, मॉरल, फाइनेंशियल, इमोशनल, एवरीथिंग। उसके बावजूद भी ये हो रहा है। तो हम इस सिचुएशन में अपने को कटा हुआ महसूस करने लगे। लेकिन हम 2015 में इंडिया जब वापस आए तो मेरी असली लड़ाई शुरू हुई जस्टिस को लेकर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे पे फॉल्स केसेस डाल दिए कोर्ट में, और जिसमें से ये भी था इंजंक्शन, यानी कि मुझे मेरे घर से ही बाहर निकाल दिया जाए, अंदर ना आने दिया जाए, और डिवोर्स बाय डिक्री। तब मैं अपनी पीएचडी का डिफेंस देने गई हुई थी स्विट्जरलैंड में, तो उन्होंने ये केस डाला कि इसको कि मेरी गैरहाजिरी में ही मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। और वो सब बातें मेरे पर इल्जाम लगा दिए जो खुद करते थे। ये खुद बहुत जैसे दारू पीने की आदत है, बहुत गाली गलौज करने की आदत है, चीजें फेंकना, हाँ, दरवाजे को किक करके खोलना, हम टीवी देख रहे हैं तो बंद कर देना कि ये मेरे पैसे का सामान है, मैं ऑफिसर हूँ, नहीं देख सकता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं देख सकते। इस तरीके की जो हरकतें हैं वो सारा केस को उल्टा करके मेरे नाम उल्टे इल्जाम लगा के कि मैं बार्स में जाती हूँ, मैं पब्स में जाती हूँ। तो पूरा का पूरा ये कोर्ट केस बना दिया मेरे खिलाफ। बट एनीवे ही कुडंट स्टैंड हिज ग्राउंड। बहुत झूठ बोले थे उन्होंने। तो पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुई कि मैं जो सारी उम्र बच्चों के लिए काम कर रही थी और बच्चे बेचारे भी सफर किए, और मेरे पर ये इल्जाम लगा दिया कि मैं बहुत गंदी माँ हूँ, एंड आई एम द वर्स्ट मदर, मैं वायलेंट हूँ, अब्यूजिव हूँ, दारू पीती हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, ऐसे ऐसे करके। और जैसे ही वो केस मैं घर में लेके आके अपने बच्चों को दिखाया तो उन्होंने भी पलट के पापा से पूछा कि आप जो हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगे ये हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। हमारा लास्ट कॉन्फिडेंस भी आप पर टूट गया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका सिला भी जैसे बच्चे खुद समझे, बच्चे तब 16 साल के थे, खुद समझे, जो खुद बोले, और उनके साथ जो मैंने इमोशनल और पॉजिटिव रोल प्ले किया तो वो मेरे साथ जुड़े रहे। उसका भी क्या इंटरप्रिटेशन कोर्ट को दिया जाता है, हम जब के ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, माँ इनको भड़का के रखती है, ये बच्चे अपनी माँ के असर में हैं। मैं कहती हूँ ऐसा जादू तो किसी के पास भी नहीं है। बच्चे तो इतने रैशनल क्रीचर्स होते हैं कि वो झूठ को झूठ, सच को सच कहना जानते हैं। वो अच्छे माँ और बाप में अच्छे से फर्क जानते हैं। तो एक बुरा, अगर मैं उनको उनके एक अच्छे फादर होते और उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करती ना अगर, तो भी वो इतने समझदार होते हैं बच्चे कि वो कभी नहीं भड़क जाते। तो कितना आसान है कि औरत की हर जद्दोजहद को ये कह देना कि ये अपने बच्चों को भड़का रहे हैं, कि बच्चे इनके बहकावे में हैं, इसीलिए मेरे बच्चों की टेस्टमनी को भी आप मिट्टी में मिला दीजिए। हर तरह से डिसएम्पावर करने की जो ये एक मतलब टेंडेंसी होती है, वो मेरे को सबसे ज्यादा डैमेजिंग लगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों को आज तक और सबको यही कहूंगी दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। सफर जितना मर्जी टफ हो, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और हमेशा अगर अब अब्यूज को झेल रहे हैं और उसके खिलाफ भी आवाज भी उठा रहे हैं और हम साथ ही साथ माँ भी हैं, तो हमें अपने बच्चों का साथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब वो स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमको उतनी स्ट्रेंथ मिलती है जितनी हमको पूरी दुनिया नहीं दे सकती है। तो आज का अकाउंट यहीं पर मैं क्लोज करना चाहती हूँ, लेकिन शोभा जी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहें तो प्लीज पूछें। थैंक यू। सुन रही थी आपको बहुत ध्यान से। मुझे ये बताइए कि ये आपने अगर थोड़ा सा डिस्क्लोज कर पाती हैं कि आपका एजुकेशनल एस्पेक्ट का आपने किस तरह से फोकस किया, कि क्या आपके पास एजुकेशन पहले से थी या ये सब डिफिकल्टीज आई तो आपको लगा कि मुझे एम्पावर करने के लिए अपने आप को एजुकेट भी करना होगा? और आप बोल रही हैं कि फॉरेन पोस्टिंग्स थी, तो
एजुकेशन का आप क्या बेनिफिट ले पाई अपने आप को प्लेसमेंट्स दिलवाकर, या आप पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे अपने हस्बैंड की मर्सीज पर या उनकी तरफ से दिए गए फाइनेंशियल सपोर्ट पर? एक्चुअली जब हमारी शादी हुई 1998 में, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी साउथ दिल्ली के कॉलेज में, और साथ ही साथ मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उनका न्यूज़लेटर एडिटर थी, और मुझे स्टाइपेंड मिलता था क्योंकि मैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी एज अ टेम्पररी लेक्चरर कर रही थी, यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आई वॉज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ बीइंग परमानेंट। तो मेरे पास एक लेवरेज था कि मैं और भी पार्ट टाइम काम कर सकती थी। तो एक तो मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में न्यूज़लेटर एडिटर थी, और दूसरा एक माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप जो लंदन में बेस्ड है, उनकी इंडिया प्रोजेक्ट्स ऑफिसर थी, और हम ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर काम करते थे। अब शादी हुई तो मुझे ये सारी तीनों जॉब से रिजाइन करके अपने हस्बैंड के साथ मैं मेक्सिको चली गई, और क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था तो हमें काम करना अलाउड भी नहीं था उस समय, तो मैं इसीलिए पूरी तरह निर्भर हो गई। हाँ, मेक्सिको में मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की। स्पेनिश 2 साल का कोर्स मैं दिल्ली से करके गई हुई थी, जब खुद की कमाई से खुद पढ़ाती भी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अपनी एमफिल के लिए एमफिल किया था मैंने पॉलिटिकल साइंस में, और पीएचडी में रजिस्टर्ड थी। ये प्रॉमिस मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बाहर जाके पढ़ लेना, छोड़ दो सारा कुछ, डी रजिस्टर वगैरह सब करवा के चली गई, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस कभी निभाया ही नहीं, और इतना जेलस रहे मेरी एजुकेशन और बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस से कि मुझे हमेशा कुचलने की कोशिश की। तो मैं जो चीपेस्ट कोर्स था, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में गए तो वहाँ स्पेनिश का जो चीप कोर्सेज बहुत चीप होते थे, फिर मैंने वही ज्वाइन किए, आगे बढ़ाया। और फिर हम 2005 में जब इंडिया आए, तो तब मेरे पास पहली बार स्टेबिलिटी आई शादी के 7-7.5 सालों के बाद, क्योंकि मेरी स्पेनिश में ऑलमोस्ट 100% मार्क्स आते रहे मेक्सिको से, जो मैंने नॉमिनल कोर्सेज किए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको बीए की रिकग्निशन दी और कहा कि मेरे बोलने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर स्पेनिश पढ़ाया। फिर तब मेरे पास शादी के बाद पहली बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, क्योंकि मैंने स्पेनिश में ट्रांसलेशन भी किया और इंटरप्रिटेशन भी किया, और 2 किताबें हैं प्राणायाम और योग साधना, उनको पूरी दुनिया की भाषाओं में जब ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो मैंने उनका इंग्लिश टू स्पेनिश ट्रांसलेशन मैंने देखा था। और तब मेरे पास पहली बार स्टेबिलिटी आई, लेकिन उसके बाद हमारी पोस्टिंग स्विट्जरलैंड में आ गई, तो मैं फिर से निहत्ती हो गई और फिर से कंप्लीटली निर्भर हो गई अपने हस्बैंड पे। तो उनके अत्याचार बहुत बढ़ते ही जाते थे, लेकिन स्विट्जरलैंड में एक अच्छी बात खास ये थी कि वहां पर हायर एजुकेशन फ्री थी। तो मैंने, जब मेरे बच्चों के साथ ये सब तकलीफें हो रही थी, उसका असर मेरे पर इतना गहरा पड़ा, इतना ट्रॉमा और इतनी स्ट्रेस हुई मेरे पे, दैट आई वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो कीमो के दौरान भी मैंने ये धरना कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को जो सपोर्ट सिस्टम के लिए जो इनकी काउंसलिंग और इनकी गाइडेंस का प्रोसेस है वो जारी रखूंगी, और साथ ही साथ मैंने अपने को पीएचडी में रजिस्टर किया वहां पर, क्योंकि हायर एजुकेशन फ्री थी। तो स्विट्जरलैंड का मैं इसी तरह थोड़ा मेरे को बेनिफिट हो गया, और मैं हर चीज को मतलब ये समझती हूँ कि कीचड़ भी रहे जीवन, तो उसमें भी कमल खिलने की एक क्या कहते हैं संभावना रहती है, और उस संभावना को हमें कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए, उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए। और संभव है और हो सकता है, पैसे के बिना भी आप अपनी आवाज ढूंढ सकते हैं, और पढ़ाई के साथ तो आप कीचड़ में कमल हैं। तो एक और क्वेश्चन है कि आपके सुन के समझ में आता है कि एजुकेशनल एस्पेक्ट में ना केवल आप वेल एजुकेटेड थे शादी से पहले, आपने अपने आप को इम्प्रूव भी करा एजुकेशन वाइज, आपने डील करने के लिए, या आप अलग अलग प्लेसेस पे जहां भी थे, आपने वो एस्पेक्ट नहीं छोड़ा अपने इम्प्रूवमेंट का। बट फिर आपने इतना कुछ सहा क्यों? मतलब ये इतना मुश्किल क्यों है रोकना या मना करना, या सामने वाले को एहसास दिलाना कि आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते हैं? वो जो अब्यूजेस होती हैं हस्बैंड के पार्ट पर, या जो वायलेशंस होते हैं, वो रोकना मुश्किल क्यों है? मैम, हम इंडिया से बाहर हमारी पोस्टिंग रही तो क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है, यानी मान लीजिए अगर चोट लग जाए तो फर्स्ट एड के लिए हम जिस डब्बे को खोलने के लिए भागते हैं, वो डब्बा मेरे लिए हमेशा एम्बेसी ऑफ इंडिया था। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही पूरा मेरे हस्बैंड का था। मुझे लगता था कि जब मैं एम्बेसी ऑफ इंडिया के पास अपनी कंप्लेंट्स लेके जाती हूँ, उनको कुछ कहती हूँ, तो वो मेरी बात को अनसुना कर देते हैं, और उसका कोई भी असर मेरे हस्बैंड पे भी नहीं होता है।
और इतनी बुरी सिचुएशन थी, आई यूज्ड टू थिंक आई एम वॉकिंग इनटू द लायंस डेन। वहां पर मेरे अकाउंट को, मेरे नैरेटिव को तुच्छ किया जाता है, झुठला दिया जाता है, और साथ ही में मेरे हस्बैंड को एक बार भी समझाया नहीं जाता कि ये जो घरेलू हिंसा है ये तो अलाउड ही नहीं है एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड स्पेसिफिकली इन द प्रिविलेज्ड पोजीशन ऑफ अ डिप्लोमेट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑफिसर्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड को ये पता था तुम जो मर्जी करते रहो, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते थे? मुझे अपने बच्चे का इलाज भी चाहिए था, उसकी फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी थी, बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और बाहर के देश में स्पेसिफिकली स्विट्जरलैंड में तो फिजियोथेरेपी बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं इस समय आवाज पब्लिक कर दूं या उठाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेटे की फिजियोथेरेपी कहाँ से मिलेगी मुझे? कुछ कंसिडरेशंस ये सब थी। प्लस ये था कि मेरे पास शादी के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत कम थी। जब पैसे कमाने शुरू किए 2-2.5 साल स्पेनिश लेक्चरर होके, तब पूरा घर का खर्चा मैं ही करती थी। वो पैसे ही नहीं देता था। डोमेस्टिक अब्यूज का हिस्सा उसका ये भी था कि पैसे नहीं देंगे, नहीं देंगे, मेरे को तो पैसे जोड़ने हैं बस। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया विदाउट सेविंग्स टू फाइंड माय वॉइस। एंड देन आई यूज्ड टू नॉक द डोर्स ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया। वहां सुनवाई नहीं हो रही है, एंड each report that I made and I was ignored। उसके हर एक इस तरह के इंसिडेंट के बाद मेरा हस्बैंड डबली पावरफुल होके हम लोग के साथ अब्यूज करते थे, और यही मेरे साथ होता रहा। मैं पुलिस, जब 2015 में हम इंडिया आ गए, मैं चाणक्यपुरी पुलिस थाना में, वहीं के आसपास हम रहते थे, कितनी बार गई और कितनी बार मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन एफआईआर करने को कोई उनमें से तैयार नहीं होता था। मेरे हस्बैंड का फोन आ जाता था कि हम तो बैचमेट्स हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये सब। वो बोलते थे तुम जहां मर्जी जाओ, मेरे सारे सिविल सर्वेंट्स हम लोग सब बैचमेट्स हैं, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, सब मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। तो मेरे साथ एक ये भी बहुत बड़ा किस्सा रहा, इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट एंड एट द सेम टाइम द हाई पोजीशन ऑफ माय हस्बैंड। और इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा किस्सा हो गया एकदम चिराग तले अंधेरे वाला। मतलब ये फाइट और मुश्किल हो जाती है आपके हिसाब से अगर आपके हस्बैंड वेल प्लेस्ड हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में हैं और वेल पोजीशनड हैं, तो ये शायद अगर फाइनेंशियली उतने ही स्ट्रांग हो पर एक बिजनेसमैन हो या कहीं और हो, तो ये जो आप सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, शायद वो डिफिकल्टी ना आए। जी बिल्कुल, वो डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी एक सर्वाइवर की, एक फाइटर की लाइफ जरूरी नहीं है कि आसान हो जाए, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज जिससे हम जूझ रहे हैं वो उसको जगह जगह पर उसको वैल्यू जज करता जाएगा। तो जैसे मेरे को पलट कर कितने लोगों ने यह भी कहा एक बार कोर्ट में भी कि आप तो यू डोंट लुक लाइक विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज, आपको तो नहीं, आपके तो कोई निशान नहीं है, आपके तो डिसेबल्ड नहीं लग रहे हो, यू आर स्पीकिंग परफेक्टली। तो मुझे लगता है कि ऐसे कैसे हो, किसी को कोई जज कर सकता है? मुसीबत तो आती है, बट ज्यादा मुसीबत हम लोग को झेलनी पड़ती है जब हस्बैंड्स अपनी पोजीशन इस्तेमाल कर कर, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर कर दबाने की कोशिश करते हैं केस को, और पूरे नैरेटिव को पलटने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं बार बार अपने लॉयर्स को, जो मेरे अर्ली काउंसलर्स थे, उनको बताती थी अपना केस, तो वो मुझे काउंसल करिए मत, क्योंकि जस्टिस आपको आंसुओं के बेसिस पे नहीं मिलेगा, हमें पता है आप बहुत अंदर से बहुत डैमेज्ड हैं, कमजोर हैं, और पहली बार जब आप बता रही हैं अपना किस्सा तो आपको बहुत वल्नरेबल फील हो रहा है, तो आपके आंसू निकल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आप कोर्ट में आई हैं और अब आपको सिर्फ इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा। तो मैं उनको बोलती थी इसका क्या मतलब है? वो बोलते थे कि आपको, हमको बताना पड़ेगा फिगर्स में कि हस्बैंड की क्या सैलरी है, कि कितना कमाते हैं, तो जस्टिस इकोनॉमिक होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे को, जिसको पैसा नहीं मिला शादी में और मुझे पता ही नहीं कि वो कितना कमाता है, मैं कहाँ से लेके आऊं इंफॉर्मेशन। और जब मैंने ये मुहिम उठाई अपनी थ्रू कोर्ट प्रोसीजर्स के मुझे, हमें दिया जाए कॉम्पेंसेशन, तो पलट कर पूरी दुनिया हमको ऐसे कह रही है, जैसे मेरे हस्बैंड हमें ऐसे बता रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ये कमीने हैं ये लोग, मतलब मैं और मेरे बच्चे, ये पैसे ला रहे हैं। तो फिर क्या जस्टिस है? एक तरफ से हमको ये समझाया जाता है कि आपके पास कोई जस्टिस नहीं, कोई स्कोप नहीं है जस्टिस का, आपके वो जो 20 साल गए वो वापस नहीं आ सकते, बच्चों का बचपन नहीं आ सकता, जो फिजिकल अब्यूज हुई, ठीक आपने सर्वाइव किया,
लेकिन आपका कोई क्या कहते हैं उसको, ताबुला रासा, यानी क्लीन स्लेट स्पेनिश में कहा जाता है, ताबुला रासा, या ना कोरे कागज की तरह आपका जीवन शुरुआत नहीं हो सकता। हाँ, कुछ मिल सकता है तो इस जस्टिस की लड़ाई में इकोनॉमिक जस्टिस मिल सकता है, ताकि आपके बच्चे पढ़ जाएं, आपके पास खाने की कमी ना हो, इतना जूझने के बाद आपके पास एक कॉर्पस हो और आप अपना जीवन आने वाला ठीक कर सके। तो आप मुझे ये बताइए कि हम जब इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं और जस्टिस की मांग करते हैं, विच इज द ओनली वे अवेलेबल, तो हम पर ये भी तोहमत आ जाती है कि हम लालची हैं, वी आर ग्रीडी, वी विमेन ओनली थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी। और फिर हस्बैंड्स ये गेम खेलते हैं, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, फिर लिमिटेड इनकम दिखाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट चाहिए जो उनका इनकम टैक्स फाइलिंग निकाल सके और बता सके कि नहीं उनके पास तो हैं पैसे। समझ नहीं आता कि कैसे दिलवाना है अपने आप को। आई फाइंड माई सेल्फ हेल्पलेस इन दैट। मुझे नहीं पता कि मैं बैंक डिटेल्स कैसे निकलवाऊं, आरटीआई भी लगाया, सब फेल हो गया। मैंने बहुत फाइट किया, आरटीआई फर्स्ट फेल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक गई, लेकिन उसकी सैलरी हमें पता नहीं, उसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कह के कि सैलरी नहीं बताएंगे, अलाउंसेस नहीं पता हमें, कंप्लीट सेविंग्स नहीं पता। तो हम कहां से अपने लिए जस्टिस, कैसे लाएं जस्टिस, हाउ? हाँ, वो एक बहुत बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है, मैं समझ सकती हूँ एज अ लॉयर, कि ये हम भी बोलते हैं कि ये डिटेल्स तो लाइए, ये तो लाइए, और कैसे लाएं, और क्या वो असेसमेंट्स क्यों नहीं पॉसिबल होते। इनफैक्ट कोर्ट्स करती भी हैं, बट हाँ देना पड़ता है, यू आर राइट, वो तो देना पड़ता है। ये एक एस्पेक्ट है जो ट्रबलसम है। और ये भी है कि सडनली मैं इंफॉर्मेशन की सोर्स कैसे जनरेट कर लूं। जिस व्यक्ति ने मुझे हर तरह से अपनी लाइफ से कट आउट कर रखा है, उसके मैं सडनली सोर्सेस कैसे सब निकाल लूं, या बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए डिफिकल्टी आती भी है। आपको सुन रही हूँ तो एक और क्वेश्चन है दिमाग में कि बच्चे तो दोनों ने करे होते हैं ना, लाइक बर्थ दोनों ने मिलके दिया होता है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की कैसे हो जाती है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की इसलिए हो जाती है, मेरे केस में तो इसलिए क्योंकि फादर अब्यूजिव थे। तो मेरे पास तो दो ही रास्ते थे, या तो मैं भोग विलास के जीवन में अंधी होकर, आंखें बंद कर कर वो जो जैसे चाहते थे वैसे करती जाती। बहुत मुझे लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि तुम ही पागल हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना ऑपुलेंट लाइफस्टाइल, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, गाड़ियां वाड़ियां जो बाहर के जीवन में होता है, तो तुम्हें क्या जरूरत है जस्टिस और इक्वालिटी और इन क्या कहते हैं रिस्पेक्ट के बारे में बात करने की, उसको खुश करती जाओ और जीवन जीती जाओ। तो मैंने कहा ये कोई हमारे आपसी थोड़ी है, मियाँ बीवी का थोड़ी है, इसमें दो बच्चे भी हैं, उनकी भी तो खुशहाली मुझे देखनी है। उनके कपड़े, उनके लत्ते, उनकी जरूरतें तो पैसे से पूरी होती हैं, जैसे ही मैं पैसा मांगू तो वो मारपीट पर आ जाता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मेरे बच्चे सफर करें? सो आई हैड टू बिकम द फेंडर। तो मैं अभी भी आज तक भी यही कहती हूँ दैट आई एम द फादर एंड आई एम द मदर। आई एम नॉट जस्ट द मदर, आई एम द मैन एंड आई एम द वुमन ऑफ द हाउस। मैं दोनों ही हूँ। अब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे, मुझे मजबूरी में दोनों बनना पड़ गया। आज मैं सिर्फ माँ थोड़ी हूँ, मैं इन बच्चों का बाप भी हूँ और मैं घर का आदमी भी हूँ। जैसा भी हो रहा है मैं घर चला रही हूँ। मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से छोटी छोटी रिसर्च असाइनमेंट्स लेकर अपना काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, और ताकि बच्चे बेचारे सफर नहीं करें जरूरतों के कारण। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज। आई मीन आई एम मोर, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ पर, नेचुरल लाइफ पर कुछ फर्क आता है। मतलब वो क्या एक नेचुरल डेवलपमेंट ग्रोथ हो पाती है, या आप एज अ ह्यूमन बीइंग बदल जाते हो जब इस तरह की सर्कमस्टांसेस सारी हैं, या आप एज अ मदर फेंस कर पाते हो उनको और फिर भी एक नेचुरल अपब्रिंगिंग दे सकते हो? मैम मैंने तो यही कोशिश किया कि इन लोगों को मैं बहुत नेचुरल अपब्रिंगिंग दूं। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो फॉर्चुनेटली जिनको अभी भी पैसे की जरूरत नहीं है जिनको पाने के लिए, और वन ऑफ देम इज हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। तो मैं अपने बच्चों को
जब 6 और 7 साल के भी थे तो स्टोरी टेलिंग के दौरान ही ऐसी ऐसी किस्से और कहानियां बताती थी इंटरनेट से। तब इंटरनेट एक फ्री माध्यम था, हमें किताब भी नहीं जरूरत पड़े, तो मैं रोज सोचती थी एक टाइम पर, जैसे मैं उनको एनी फ्रैंक का किस्सा बताती थी, कभी किसी चाइल्ड हीरो का किस्सा बताया, कभी किसी चाइल्ड हीरो का किस्सा बताया, कभी गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ समझाया। तो उसी तरह से हमने एक स्टोरीज का, एक कल्चर्स का एक वेब वीव किया, जिसमें हमें खुशहाली में जीना हमने सीखा। तो मैं उनको यही कहती थी कि जो भी हो रहा है हमारे घर में, वो हम आप एक दूसरे के साथ हम अपने आप को बचाएंगे, लेकिन हमको भगवान ने जिस कंट्री में डाला है, कभी हम अर्जेंटीना में थे, कभी मेक्सिको में, कभी स्विट्जरलैंड, तो उनके कल्चर को हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। कम से कम 6 घंटे तो मेरे बच्चे घर में नहीं होते थे ना, वो स्कूल में होते थे। तो मैं उनको पूरा एनकरेज करती थी कि अपना जीवन पूरी तरीके से जियो, कभी भी नहीं सोचो कि सिर्फ यही है एक जीवन, बहुत बड़ा है। और वो 6 बजे या 8 बजे घर आकर दारू पीकर हमारे साथ जो भी बदतमीजी करते हैं, और दिन रात हमारे पर जो असर होता है, हमको उससे दूर जाने की जरूरत है। सो वी फाउंड आवर स्टेबिलिटी इन म्यूजिक, इन कल्चर। वी एंजॉयड लिसनिंग टू म्यूजिक। हमने अपना ह्यूमन बीइंग होना छोड़ नहीं दिया। बेस्ट पार्ट है हाँ, ये बेस्ट पार्ट है कि लड़ेंगे, निकलेंगे, पर जिंदगी जीना नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी जीना नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा प्रॉमिस था। और फिर बाहर तो हम खाना खाने जाते ही नहीं थे, उसका तो ये था कि इनको डेप्रिवेशन में रखो। लेकिन फिर मैंने अपना जो इनहेरेंट एक टैलेंट था एज एन इंडियन, उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और मैं तरह तरह का खाना घर में ही बनाना सीख गई। तो मेरे बच्चे जो भी मांगते थे, तो फूड बिकेम अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट बिटवीन द थ्री ऑफ अस। सो फूड, म्यूजिक, रीडिंग, इवन राइटिंग, आई एनकरेज देम टू राइट पोएट्री, पोएम्स। अपने स्कूल में करिए, कहानी लिखिए छोटी छोटी। तो वो जरिया वेंटिंग का बहुत जरूरी है। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट अब्यूज हो रहा है और हम समाज से रिबेल कर रहे हैं, नहीं, हम कुछ सीख भी रहे हैं, हम कुछ लर्न भी कर रहे हैं, और हम म्यूजिक भी सुनते थे, ऐसी बात नहीं है। और हम अपना छोटी छोटी कोरियोग्राफीज भी करते थे, और मैं अपने बच्चों को थिएटर भी सिखाती थी, क्योंकि वन बीइंग स्पेशल नीड, स्पोर्ट्स का उसके लिए ऑप्शन ओपन नहीं था। तो मैंने चाइल्ड थिएटर के बारे में बहुत पढ़ा, और खुद का जो स्कूल और कॉलेज में थिएटर का एक्सपीरियंस था उसको मैंने ट्रांसलेट किया, और हर पोस्टिंग में मैं चैरिटी एक्टिविटीज थ्रू थिएटर करती थी, जिसमें अपने दोनों बच्चों को स्टेज पे भी लाती थी। तो हम लोग जीना सीखे किसी और तरीके से। इनके लिए पैसे की जरूरत नहीं थी, टैलेंट्स के लिए पैसे की जरूरत नहीं थी। ये मैंने शायद मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब ये है, मैंने कहा था नॉर्मल अपब्रिंगिंग हो पाई क्या? आपका जवाब शायद ये है कि नहीं, नॉर्मल से बेटर दी मैंने, स्पेशल अपब्रिंगिंग दी। हाँ, मैंने उनको राइट। यस मैंने उनको एम्पावर किया कि ठीक है, पापा पैसे नहीं देता है, जरूरतें पूरी नहीं करता है, इज नॉट अ गुड फादर, लेकिन लेट अस सर्च फॉर गुडनेस अराउंड अस देन। और वो मिलती है, हम जिस चीज को खोजते हैं वो मिलती है, चाहे वो मुकद्दर हो, चाहे वो खुशी हो, तो चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। धीरे धीरे बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है, पैसा तो मिलेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि अर्न नहीं करेंगे, करेंगे, वो भी आएगा। लेकिन पैसा कमाने लायक होने के लिए अंदर से खुश होना जरूरी है, कॉम्पोजिट पर्सनालिटी डेवलप करना जरूरी है। तो मुझे हमेशा, मैंने शुरू भी यही किया था कि कहीं हमारे बच्चों का बचपन उनके हाथ से ना निकल जाए। मेरा सबसे बड़ा ये एक वो था, उसको क्या कहते हैं, वरी, कंसर्न। और वो मैंने सोचा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ तकलीफें हैं जो हम लोग अभी भी सोचते हैं कि ओहो, हमारी जिंदगी थोड़ी कमी रह गई, हमारी जिंदगी। ये हमको लगता है कि अगर नहीं होती ये कमियां तो हम और भी अच्छा करते, एज अ फैमिली वी वुड हैव ग्रोन मोर। ये तो हमेशा लगता है। पर मैं बताऊं, जो मुझे सुन के लग रहा है, या नॉर्मली जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कि देखिए मेरी जिंदगी डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर, राइट। सामने वाला अगर अच्छा निकलता है तो एक अच्छी और बेहतर जिंदगी हो जाती है। उसका एक दूसरा पहलू है जो एंजॉयबल है, तो शायद ये नहीं होता, तो आप बच्चों को शायद इतना अच्छा स्पेशल लर्निंग नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो अदरवाइज खुश होते। तो ये एस्पेक्ट रह जाता। अभी शायद वो ज्यादा इंडिपेंडेंट, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग बन के निकलेंगे।
एक बात जो बहुत हम सबको समझनी चाहिए और समझानी भी चाहिए ना, कि जब सामने वाला अब्यूज करता है ना, तो इसलिए नहीं कि वो पावरफुल है, वो इसलिए क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग खराब है. Yes, दैट I पर्सन agree. लैक्स द बेसिक्स. और जब हम इस अप्रोच को अडॉप्ट कर लेंगे ना, कि जब सामने वाला अब्यूज करता है, सामने वाला हाथ उठाता है, सामने वाला गाली देता है, सामने वाला बदतमीजी करता है, तो वो इसलिए क्योंकि वो बेचारा है, उस बेचारे को सही शिक्षा नहीं मिली, उस बेचारे को सही अपब्रिंगिंग नहीं मिली, तो वो अपनी कमियों को भुगत रहा है. उसकी वजह से उसके साथ में आने वाले लोग भी उन सब चीजों को झेलते हैं. और इसलिए आपके साथ के बच्चों को जब आप तैयार कर रहे हैं, तो आप उनको उससे बेहतर इंसान बना देंगे, जिससे वो बेचारगी इनमें ना रह जाए. तो वो तो हम लोगों को अडॉप्ट करनी पड़ेगी अप्रोच, कि ये देखिए वो बंदा लैक्स समथिंग, उसके पास ये कमियां हैं, इसलिए वो ये कर पाता है. क्योंकि अगर सही ब्रॉटअप होता, सही इंसान बन गया होता, तो इंसान की तरह व्यवहार करता ना. बिल्कुल. तो ये वाला एस्पेक्ट में हम लोगों को ये, जब ये सोच आ जाएगी ना, तो वो चीज भी चली जाएगी कि पावर लाइज विथ हिम, नो पावर लाइज विथ मी, with the lady, with the person who is dealing with it, who is fighting it out, who is braving it out. आपसे मुझे मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है. जब जब मैं आपसे बात करती हूँ, सीखने को मिलता है, और आपकी अप्रोच बहुत बहुत एनरिच करने वाली है. तो अच्छा लगा बात करके. दोबारा भी करेंगे, और ये कोर्ट केसेस वगैरह खत्म हो जाएंगे तो आपकी सामने लाके, स्क्रीन पे लाके आपसे बात करेंगे, और आपसे लोगों को सीखने को मिलेगा बहुत कुछ. Thank you, ma'am. I'm always very inspired from you. Thank you so much for speaking out. Thank you so much for opening up. Thank you so much. And